दोस्तों, अगर आप आसमान में देखें तो दिलचस्प और मनमोहक नज़ारों की कोई कमी नहीं है। चाहे वो अरोरा बोरियलिस की लाइट्स हो या सूर्य या चंद्र ग्रहण हो या फिर चमकता हुआ मीटियोर शॉवर हो। इसी तरह आसमान में जो प्राकृतिक इवेंट्स लगातार होते रहते हैं, ये कई बार हमें काफी आश्चर्य और असमझ में छोड़ जाते हैं। जहां एक तरफ कुछ इवेंट्स लगातार होते रहते हैं और हमें कई बार देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के लिए हमें हजारों सालों का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए कई बार साइंटिस्ट इन हजारों साल में एक बार होने वाले इवेंट्स को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये होना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी रेयर घटना को आज हम देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हजारों साल पहले जब इंसान बंदर के रूप में इस पृथ्वी पर हुआ करते थे, तब उन्होंने इस इवेंट्स को देखा होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी केवल कुछ हफ्ते पहले ही साइंटिस्ट ने ऐसे ही एक इवेंट्स को देखा है, इम्प्रेसिव मीटियोर शॉवर। दोस्तों, कभी कभी अगर उल्कापिंड बहुत तेज स्पीड में होता है तो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड उसे पकड़ नहीं पाती और वह वायुमंडल से होते हुए फिर से बाहर निकल जाता है। धूमकेतु तो इस तरह कई बार करते हैं। दरअसल धूमकेतुओं का सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट बना होता है, लेकिन ये ऑर्बिट ग्रहों के ऑर्बिट से काफी अलग है, क्योंकि इनके ऑर्बिट बहुत लंबे होते हैं और इसलिए इन्हें सूर्य के चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लगता है। जिस मीटियोर या धूमकेतु का ऑर्बिट छोटा होता है, वे जल्दी जल्दी सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इससे वैज्ञानिकों को उनके बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। लेकिन जिस मीटियोर का ऑर्बिट काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा कि उन्हें एक चक्कर लगाने में 4000 साल का वक्त लगे, उनकी जानकारी निकालना काफी मुश्किल काम होता है वैज्ञानिकों के लिए। इसी साल अप्रैल में खगोल शास्त्रियों को एक अनोखा मीटियोर शॉवर देखने को मिला, जो कहां से आया था और इसका स्रोत क्या था, ये पहले किसी को नहीं पता था। बाद में उन्हें इस मीटियोर ग्रुप की रेगुलरिटी के बारे में पता चला और वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया कि इससे सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लंबा समय लगता है। टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज के डाटा से पता चला कि ये धूमकेतु असल में एक बहुत बड़े से उल्कापिंड का टुकड़ा है। उस बड़े उल्कापिंड का नाम C2002-1 जूल्स होल्वर सेम था और इससे सूर्य का चक्कर लगाने में 3967 सालों का वक्त लगता है। इसका मतलब पिछली बार जब ये पृथ्वी के पास से गुजरा था तब 2000 BC का वक्त चल रहा था। एक्सपर्ट्स इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए वे इन धूमकेतु से टूटकर निकले हुए पार्टिकल्स जो हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि हमारे पास 4000 साल पहले का कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, तो एक तरह से हम इसी मीटियोर शॉवर में पूरी तरह से निर्भर है। ये उल्कापिंड जिस रास्ते को फॉलो करते हैं, उसके बारे में और भी जानकारी निकालकर नासा इनके बारे में जानना चाहती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उल्कापिंडों के पास कम से कम पिछले 10 सालों की जानकारी मौजूद होती है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में ये उल्कापिंड ब्रह्मांड में जहां कहीं भी थे, वहां के कुछ पार्टिकल्स जो अभी भी इसकी सतह में मौजूद होंगे, तो हम उसके बारे में और भी जान सकते हैं। लंबा समय लेने वाले इन उल्कापिंडों की संख्या अभी तक तो 9 है। अभी हमने जिस उल्कापिंड के बारे में बताया जो 4000 साल का समय लेता है, वह सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेयर है, क्योंकि अगर हम बाकी लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स की बात करें तो उनका टाइम पीरियड ज्यादा से ज्यादा 400 से 800 साल का है। केवल कुछ ही उल्कापिंड ऐसे होते हैं जिन्हें सूरज के चक्कर लगाने में 1000 से ज्यादा सालों का समय लगता है। रिसर्च के दौरान एक और बात वैज्ञानिकों के सामने आई कि जब किसी लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स से छोटे छोटे पत्थर और आइसी पार्टिकल्स टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं, तो एक मनमोहक मीटियोर शॉवर बनता है और ये कई दिनों तक वैसे ही दिखता रहता है। उनका स्रोत यानी कि वह उल्कापिंड या फिर कॉमेट आसमान में धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स की स्पीड काफी धीमी होती है और क्योंकि ये सूरज का चक्कर भी लगा रहे हैं, इसलिए वह हमें धीरे धीरे शिफ्ट होते दिखाई देते हैं। हाउ डू मीटियोर शॉवर अकर? दोस्तों, मीटियोर शॉवर देखने में तो बहुत सुंदर, मनमोहक और लुभावने लगते हैं, लेकिन इन्हें देखकर शायद आपके मन में एक सवाल आता हो कि आखिर ये मीटियोर शॉवर बनते कैसे हैं। कभी कभी गलती से लोग इसे मीटियोर शॉवर को मीटियोरॉइड शॉवर बोल देते हैं, लेकिन असल में ये दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। एक मीटियोरॉइड उस बड़े से ठोस पत्थर को कहते हैं जो ब्रह्मांड के किसी छोर से दौड़ता हुआ आकर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाता है और सीधा इसकी तरफ ही गिरने लगता है। अगर ये बहुत बड़ा ना हुआ तो हमारे वायुमंडल में जलते जलते ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इसका आकार और मास हद से ज्यादा हुआ तो ये सतह पर ही टकरा जाता है। वही दूसरी तरफ मीटियोर शॉवर इससे काफी अलग है। मीटियोर शॉवर, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, ये तब होते हैं जब कोई धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगा रहा हो और उसी समय पृथ्वी उस धूमकेतु के ऑर्बिट को क्रॉस कर जाए। धूमकेतु असल में बर्फ, धूल और कणों से बने पत्थर होते हैं जो बहुत विशालकाय ऑर्बिट्स में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये धूमकेतु अपनी परिक्रमा के दौरान सूर्य के पास आते हैं तो उसकी इंटेंस हीट और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके ऊपरी सतह से बर्फ और कुछ टुकड़े टूटकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं।
अब जब पृथ्वी इस धूमकेतु के ऑर्बिट को क्रॉस कर रही होगी तभी ये टुकड़े इसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे और पृथ्वी की ग्रेविटी और हवा के फ्रिक्शन के चलते इसमें आग लग जाती है और तब हम इन्हें मीटियोर शॉवर कहते हैं। अगर इन धूमकेतु की तुलना में देखा जाए तो पृथ्वी का ऑर्बिट काफी छोटा है और जैसा कि हमें पता भी है लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स काफी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए किसी भी धूमकेतु या फिर मीटियोर शॉवर को पृथ्वी से देखना काफी आसान होता है। इतना ही नहीं, हम इन धूमकेतु की रेगुलरिटी को भी बड़े आराम से समझ सकते हैं। आज में हमारे टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी मीटियोर स्ट्रीम की इंटेंसिटी को समझने के लिए जेनिथल हॉर्ली रेट का इस्तेमाल होता है, जिसे शॉर्ट में JHR वैल्यू कहते हैं। ये बताती है कि सामान्य कंडीशन में हमें 1 घंटे में कितने उल्कापिंड हमें दिखे, क्वाड्रांटिड्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ मीटियोर शॉवर बहुत जल्दी लगातार होते हैं। इन्हीं जल्दी होने वाले मीटियोर शॉवर में से एक है क्वाड्रांटिड्स। ये मीटियोर शॉवर हर साल 28 दिसंबर से 12 जनवरी तक होता है। जी हाँ, इसका टाइम पीरियड उन मीटियोर शॉवर में काफी कम है जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताए थे। क्वाड्रांटिड्स का स्रोत एक कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारामंडल है जिसका नाम बियर कीपर है। जनवरी 3 और जनवरी 4 को ये मीटियोर शॉवर अपनी चरम सीमा पर होता है, केवल इतने से ही समय में, जो कि केवल कुछ घंटे ही है, जहां 100 से भी ज्यादा शॉटिंग स्टार पृथ्वी के वायुमंडल से निकलते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि केवल 1 घंटे में ही 100 शॉटिंग स्टार्स का गिरना काफी बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों अगला फैक्ट और भी हैरान कर देने वाला है। कभी कभी किसी साल 1 घंटे में 100 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा शॉटिंग स्टार देखने को मिलते हैं और यूनिवर्स लवर के लिए ये काफी बड़ी बात है। इस वक्त मीटियोर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इसे अपनी आंखों से देखें तो आपको लगेगा जैसे इनके बीच एक दौड़ चल रही है, और देखने से ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इस मीटियोर की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, लगभग 40 किलोमीटर प्रति सेकंड जितनी। क्वाड्रांटिड्स को सबसे पहले 1825 में खोजा गया था, जब इटली के कुछ रिसर्चर्स हर साल होने वाली मीटियोर की इस बारिश के बारे में जानना चाहते थे। भले ही हम पिछले 200 सालों से इस मीटियोर शॉवर के बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी काफी लंबे समय तक हमें इसके स्रोत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक खगोलीय पिंड जिसका नाम 2003 EH1 है, इसकी खोज इसी सदी की शुरुआत में ही हुई थी। जब भी रिक्योरिंग मीटियोर स्ट्रीम का नाम सामने आता है तो 2003 EH1 की अलग ही भूमिका होती है। इस खगोलीय पिंड की खोज कब हुई थी यह तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि असल में एक कॉमेंट्री न्यूक्लियस का टूटा हुआ निष्क्रिय टुकड़ा है। हो सकता है ये अभी जल्दी में ही टूटा हो। भले ही काफी लोग मानते हैं कि 2003 EH1 और क्वाड्रांटिड्स का स्रोत अलग अलग है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि इनका असल स्रोत C1490Y1 धूमकेतु है। चाइनीज विद्वानों के द्वारा इस बैंड को 500 से भी ज्यादा साल पहले खोज लिया गया था। जेमिनिड्स। अगर हम धूमकेतुओं के इंटेंसिटी के हिसाब से देखें तो अभी तक क्वाड्रांटिड्स को केवल जेमिनिड्स ही हरा पाया है। ये शॉटिंग स्टार इवेंट्स भी हर साल 14 दिसंबर को ही शुरू होता है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये सबसे शक्तिशाली शॉटिंग इवेंट्स होता है। अब इस मीटियोर स्ट्रीम का नाम जेमिनिड्स इसलिए पड़ गया क्योंकि इस मनमोहक स्ट्रीम के रेडिएंट का स्रोत जेमिनी तारामंडल में स्थित है, जहां एक तरफ क्वाड्रांटिड्स शॉवर के सभी पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेमिनिड्स के दौरान इन पत्थरों की यह चमक बहुत बढ़ जाती है। यह इस वजह से होता है क्योंकि जेमिनिड्स के पत्थर एक सुंदर और चमकदार संरचनाएं बनाते हैं। अगर हम बात करें क्वाड्रांटिड्स की तो उसमें काफी कम रोशनी उत्पन्न होती है। एक तारामंडल और सूरज की वजह से हम केवल सूरज ढलने के बाद ही नहीं बल्कि शाम के वक्त भी कई बार जेमिनिड्स के सुंदर नजारे का मजा ले सकते हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले दशक से जेमिनिड्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुई है। जैसे कि साल 2013 में 1 घंटे में तकरीबन 160 मीटियोर शॉवर देखे जा सकते थे और केवल 1 साल बाद यानी कि 2016 में इसकी ये JHR वैल्यू बढ़कर 200 हो गई। इसी तरह अगले 2 सालों में ये वैल्यू 150 और 140 थी। इस मीटियोर शॉवर में एक धूमकेतु के टूटे हुए पार्टिकल्स का बहुत बड़ा हाथ है और उस धूमकेतु का नाम है 3200 फेथोन और इस खगोलीय पिंड को सूर्य का चक्कर लगाने में 1.5 साल भी नहीं लगते हैं। पहले तो खगोल शास्त्रियों को लगा कि 3200 फेथोन असल में एक निष्क्रिय धूमकेतु है जो अपनी सारी डस्ट और गैस खो चुका है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस धूमकेतु से काफी बड़ी मात्रा में मैटर पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता था, जिससे जानकारों को लगा कि ये धूमकेतु अब अपना मैटर खो रहा है। लेकिन अभी कुछ साल पहले ही स्टेरो स्पेस प्रोब द्वारा लिए गए मेजरमेंट के अनुसार ये धूमकेतु कई बार इस तरह अपना मैटर छोड़ देता है और इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। अब जेमिनिड्स के असली स्रोत को ढूंढने के लिए जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट अगले साल शुरू कर रही है। एक मानव रहित यान डेंसिटी प्लस इस 3200 पैथोन नाम के उल्कापिंड का अध्ययन करेगा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको किसी मीटियोर शॉवर में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।